बहुत समय पहले की बात है। उज्जैन में एक बहुत बड़ा हरा भरा सुंदर और शांत जंगल था। उस जंगल में बहुत सारा जानवर मिलजुल कर रहते थे, मगर उस जंगल की एक ही समस्या थी। वहाँ सिर्फ एक ही वैद्य था और वो थी एक लोमड़ी। लोमड़ी को अपनी समझदारी और चालाकी पर बहुत ही घमंड था। वो अच्छी तरह से जानती थी कि उसके बिना जंगल के जानवरों का इलाज संभव नहीं है। इस बात का फायदा उठाकर वो जंगल के जानवरों से मनमाना कीमत लेती और जो कीमत नहीं दे पाता था वो उसके साथ कठोर व्यवहार करती थी। उसी जंगल में एक तालाब था। उस तालाब के किनारे एक कछुआ रहता था। कछुआ एक दिन बीमार पड़ गया और वो इलाज के लिए धीरे धीरे लोमड़ी के पास पहुंचा। लोमड़ी के पास पहुंचकर कछुआ धीरे धीरे बोला, वैद्य जी, कई दिनों से मेरे पैरों में बहुत दर्द है। चलना फिरना एकदम मुश्किल हो गया है। कृपया आप मेरी इलाज कीजिए, कुछ दवाई दीजिए, नहीं तो मैं दर्द के मारे मर जाऊंगा। लोमड़ी कछुए की तरफ अच्छी तरह से देखती है, फिर कहती है, ये तो गंभीर बीमारी लगती है। इलाज महंगा पड़ेगा। इस इलाज के लिए मुझे 2 सोने के सिक्के देना होगा, उसके बाद इलाज होगा। लोमड़ी की बात सुनकर कछुआ घबरा जाता है, फिर धीरे धीरे कहता है, 2 सिक्के? मेरे पास तो 2 सोने के सिक्के नहीं है। अभी आप दवा दे दीजिए, मैं आपको धीरे धीरे चुका दूंगा। अरे, बिना पैसे के इलाज? ये कोई धर्मशाला नहीं है। सिक्के नहीं है तो निकलो यहाँ से, मेरा समय नष्ट मत करो। लोमड़ी की बात सुनकर कछुए के आंखों में आंसू आ गए। वो भारी मन से वहाँ से चला जाता है। धीरे धीरे चलते चलते कछुआ अपने दोस्त हिरन और कौवे के पास पहुँचता है। कछुए को दुखी देखकर हिरन कहता है, क्या हुआ दोस्त, तुम इतने दुखी क्यों हो? क्या हुआ है बताओ। क्या बताओ दोस्त, मैं अपने इलाज के लिए लोमड़ी वैद्य के पास गया था, मगर मेरे पास पैसा ना होने के वजह से मुझे दवाई ना देकर वहाँ से भगा दिया। इसलिए मैं दुखी हूँ दोस्त। कछुए की बात सुनकर कौवा गुस्से में कहता है, क्या तुम्हें उसने भगा दिया? ये बहुत गलत बात है। ये लोमड़ी जंगल में सेवा के नाम पर व्यापार कर रही है। शांत रहो कौवा भाई, लोमड़ी का इलाज गुस्से से नहीं बुद्धि से करना होगा। लालच का इलाज भी लालच से ही होता है। फिर तीनों दोस्त मिलकर एक योजना बनाई। योजना के मुताबिक कौवा पूरे जंगल में ये खबर फैला दी कि दूर देश से एक महान वैद्य आने वाला है जिसकी दवाइयाँ अद्भुत है। ये खबर कुछ ही दिनों में लोमड़ी तक भी पहुंच जाती है। योजना के मुताबिक तीनों ने एक भालू को वैद्य बनाकर लोमड़ी के पास भेजते हैं। वहां जाकर भालू को क्या बोलना होगा वो सब पहले से बता देते हैं। प्रणाम वैद्य जी, सुना है इस जंगल में रोग से ज्यादा भरोसे की कमी है और उस भरोसे का इलाज आप ही करती है। भालू की बात सुनकर लोमड़ी अहंकार से मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ, सही सुना आपने। मेरे बिना इस जंगल में एक पत्ता भी नहीं हिलता। बीमारी तो दूर की बात है। तो बताइए वैद्य जी, इलाज की असली कीमत क्या होती है? सोने के सिक्के या किसी का दर्द? आपके हिसाब से क्या होना चाहिए?
दर्द तो सबको होता है भैया, मगर दवा उन्हीं को मिलती है जिसके पास कीमत चुकाने की ताकत होती है। लोमड़ी की बात सुनकर भालू थोड़ा गंभीर हो जाता है। फिर कहता है, मान लीजिए कोई गरीब जिसके पास सोने के सिक्के नहीं है, लेकिन सांस गिनती की बची है, तो क्या उसकी जान कम कीमती होगी? जंगल नियमों से चलता है भालू दादा, भावनाओं से नहीं। बिना कीमत के इलाज करूंगी तो मेरी सम्मान कम हो जाएगा। लोग सोचेंगे दवा का असर कम है। लोमड़ी की बात सुनकर भालू मुस्कुराते हुए कहता है, अजीब बात है वैद्य जी, हम पहाड़ों में सिखाते हैं कि वैद्य की पहचान उनकी दवा से होती है, और आप अपनी पहचान सोने के सिक्कों से कर रही है। भालू की बात सुनकर लोमड़ी क्रोधित हो जाती है। फिर कहती है, भालू दादा, आप अपनी पहाड़ों की बात नहीं कहो तो अच्छा है। यहाँ मैं जो कहती हूँ वही सही है। इलाज चाहिए तो कीमत चुकानी होगी। मगर वैद्य का धर्म सेवा होता है, पैसा नहीं। आप गलत कर रही है। धर्म से पेट नहीं भरता भालू दादा, मुझे अपना फायदा देखना पड़ता है। जो पैसा देगा वही दवा पाएगा। आप अपना काम करिए, मुझे सिखाइए मत। अभी आप जा सकते हैं। लोमड़ी की बात सुनकर भालू चुप हो जाता है। उसने वही सुन लिया था जो वो सुनना चाहता था। अब शक नहीं, सच्चाई सामने आ चुकी थी। अब शेर महाराज के सामने इसे ले जाना होगा। फिर भालू बिना कुछ कहे वहां से अपने दोस्तों के पास चला जाता है। अपने दोस्तों के साथ बात करके भालू सीधा शेर महाराज के पास पहुंच जाता है। शेर महाराज गुफा के सामने बैठे थे। फिर भालू शेर महाराज से कहता है, महाराज, जंगल में एक वैद्य लालच में अंधा हो चुका है। वो कमजोर जानवरों का गलत फायदा उठा रहा है। क्या ऐसा काम कौन कर रहा है? उसे अभी मेरे दरबार में बुलाओ। शेर महाराज के आदेश पाकर उनका एक सैनिक लोमड़ी वैद्य को बुलाकर लाता है। शेर महाराज के पास भालू को देखकर लोमड़ी सब समझ जाती है। लोमड़ी, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुम जंगल के कमजोर जानवरों का गलत फायदा उठा रही हो। अगर कोई जानवर पैसा ना दे पाए तो क्या तुम उसका इलाज नहीं करोगी? नहीं महाराज, ये बिल्कुल झूठ बात है। मुझ पर कोई गलत इल्जाम लगा रहा है। मैं सभी जानवरों का इलाज करती हूँ। नहीं महाराज, वैद्य जी झूठ बोल रही है। मैं अभी कछुए को बुलाकर लाता हूँ। इतना कहकर भालू कछुए को बुलाने के लिए चला जाता है। थोड़ी देर बाद कछुए को साथ लेकर वापस भी आ जाता है। फिर कहता है, महाराज, आप इस बीमार कछुए से पूछिए सच्चाई क्या है। वैद्य जी इस बेचारे के साथ कैसा व्यवहार किया है। बताओ कछुआ, भालू जो कह रहा है क्या वो सच है? हाँ महाराज, अभी तक भालू दादा आपको जो भी कहा है वो सच है। इस वैद्य ने मुझे पैसा ना देने के कारण अपमानित करके भगा चुकी है। फिर कछुए ने सारी बात विस्तार से शेर महाराज को बताता है। सारी बातें सुनकर शेर महाराज बहुत क्रोधित हो जाता है। फिर लोमड़ी से कहता है, लोमड़ी, तुमने अपने ज्ञान को व्यापार बना लिया। ये जंगल सेवा से चलता है, लालच से नहीं। मैं अपने जंगल के जानवरों का बहुत ख्याल रखता हूँ। मैं कभी भी नहीं सोचा था
कि मेरे जंगल के जानवर लालच में आकर कमजोर और भोले भाले जानवरों का इस तरह फायदा उठा सकता है। इस काम के लिए तुम्हें भी कीमत चुकानी होगी लोमड़ी। शेर महाराज की बात सुनकर पेड़ के ऊपर से कौवा कहता है, महाराज, इसकी सजा ऐसी होनी चाहिए कि ये दूसरों के दर्द को समझ सके और जिंदगी में कभी भी ऐसा काम ना कर पाए। इसके बाद शेर महाराज का दरबार पूरी तरह शांत हो गया। डर के मारे कोई कुछ नहीं कह रहे थे। सभी जानवरों की निगाहें लोमड़ी पर टिकी थी। लोमड़ी का चेहरा पीला पड़ गया था। उसका घमंड अब डर में बदल चुका था। फिर शेर महाराज गंभीर आवाज में कहता है, लोमड़ी, तुमने अपने ज्ञान को सेवा के लिए नहीं बल्कि अपने लालच के लिए इस्तेमाल किया। कमजोर और असहाय जानवरों को अपमानित किया, उन्हें दुखी करके भगा दिया। क्या तुम्हें पता है, एक वैद्य का काम दवा देना ही नहीं, मरीजों को भरोसा देना भी होता है। लोमड़ी कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन उनके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। महाराज, इसने सिर्फ इलाज से मना नहीं किया, इसने बीमार कछुए का अपमान किया, उसकी मजबूरी का मजाक उड़ाया और अपने ज्ञान को ताकत बना लिया। इसलिए तुम्हारी सजा भी सिर्फ शब्दों की नहीं होगी, बल्कि ऐसी होगी जिससे तुम्हारा दिल बदले। आज से 1 साल तक जंगल के हर जानवर का मुफ्त इलाज करोगी। हर दिन सूरज निकलने से पहले तुम्हें जंगल के उस हिस्से में जाना होगा जहां बीमार और कमजोर जानवर रहते हैं। तुम्हें खुद जाकर पूछना होगा कौन बीमार है और किसको मदद चाहिए। अगर किसी जानवर से ऊंची आवाज में बात की या फिर अपमान किया तो सजा दुगनी कर दी जाएगी। सजा सुनकर लोमड़ी के आंखों में आंसू आ गए। उसे पहली बार पता चला कि दर्द सिर्फ शरीर में नहीं, अपमान से दिल में भी दर्द होता है। फिर लोमड़ी धीमी आवाज में शेर महाराज को कहती है, महाराज, मैंने अपने घमंड में दूसरों का दर्द नहीं देखा। आज मुझे मेरी गलती का असली मतलब समझ आया। मैं वादा करती हूँ, अब इलाज मेरा व्यापार नहीं, मेरी जिम्मेदारी होगी। आज से किसी भी जानवरों को मेरे खिलाफ शिकायत करने की कोई मौका नहीं दूंगी। आपका हर एक बात का पालन करूंगी। फिर शेर महाराज ने अपना सर हिलाकर उसके बात स्वीकार कर लिया। उस दिन से लोमड़ी को नए रूप में जंगल में देखा गया। एक घमंडी वैद्य नहीं, बल्कि सेवा करने वाले वैद्य के रूप में। बहुत साल पहले की बात है। एक जंगल में रहता था एक बंदर। बंदर सपनों में जो भी देखता था वो सच हो जाता था। एक दिन वो पेड़ के डाली पर सो रहा था। तभी उसे एक अजीब सा सपना आया। उसने देखा मीठू के 2 बच्चे काली पहाड़ी पर घूमने के लिए निकले थे। घूमते घूमते बहुत समय हो गए और दोनों वापस जाने के रास्ता भूल गए। भाई, शाम होने वाली है, मुझे तो वापस जाने का रास्ता ही समझ नहीं आ रहा। यहाँ से तो सारे पेड़ एक जैसे दिख रही है, किस तरफ जाए कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे बहुत डर लग रहा है भैया, अब हम यहाँ से कैसे वापस जाएंगे? तभी अचानक बंदर का सपना टूट गया और उसने बोला, अरे बाप रे, समझ नहीं आया। सपनों में मुझे मीठू के बच्चे क्यों दिखाई दिए? खैर छोड़ो, सपना ही तो था। सपना कभी सच होता है क्या? तभी मीठू तोता परेशान होकर उसके पास आया। अरे मीठू,
क्या हुआ? तुम इतने परेशान क्यों हो? जरा बताओ मुझे। अरे बंदर भैया, मेरे दोनों बच्चे एक साथ घूमने निकले थे। शाम होने वाली है, अभी तक दोनों वापस नहीं आए। क्या तुमने उन्हें कहीं देखा? ये सुनकर बंदर सोच में पड़ गया और फिर बोला, तुम्हें सुनने में तो अजीब लगेगा, लेकिन मुझे अभी एक सपना आया था जिसके अंदर मुझे दिखाई दिया कि तुम्हारे दोनों बच्चे काली पहाड़ी पर है और वापस आने का रास्ता भूल गए हैं। वहीं बैठकर दोनों रो रहे हैं। क्या तुमको ये सब सपनों में दिखाई दिया? बताओ ना बंदर भैया, जल्दी बताओ। हाँ मिठू बहन, लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि मुझे ये सपना क्यों आया। मुझे अच्छी तरह से सब कुछ याद है, वो तुम्हारे ही बच्चे थे। हो सकता है तुम्हारा सपना सच हो। मैं अपने बच्चों को ढूंढने जा रही हूँ। ये कहकर मिठू वहां से उड़ गई और तेजी से उड़कर काली पहाड़ी पर पहुंच गई। वहां उसको वो दोनों मिल गए। तुम दोनों जल्दी से मेरे साथ चलो और कभी भी इस पहाड़ी पर मत आना। फिर तीनों उड़कर बंदर के पास पहुंचे। शुक्रिया बंदर भाई, तुम्हारे सपनों के मदद से ही मैं अपने बच्चों को वापस पा सकी। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं बच्चों को लेकर घर जा रही हूँ। ये सुनकर बंदर को यकीन नहीं हुआ। फिर मिठू अपने बच्चों को लेकर चली गई। अब बंदर को रोजाना सपने आने लगे और उन सपनों में जो भी उसको दिखता वह सच होता। पूरे जंगल में ये बात फैल गया और वो मशहूर हो गया। वो शेर महाराज का भी खास सेवक बन गया था। दूसरी तरफ उस जंगल में बाघीरा अपनी पत्नी शेरनी और अपने बेटे शेरू के साथ रहता था। एक तेंदुआ उसका खास चमचा था। वो बाघीरा के पास ही आ रहा था। जब से शेर सिंह और बाघीरा की दोस्ती हुई है, तब से बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा है। कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे इन दोनों के बीच ऐसी दुश्मनी पैदा हो जाए कि बात मरने और मारने पर उतर आए। उधर बाघीरा का बेटा शेरू अपने पिता से कहा, पिताजी पिताजी, क्या मैं थोड़ी देर जंगल में घूमने के लिए जाऊं? मेरा प्यारा बच्चा, अभी से अकेले घूमने जाओगे? ठीक है जाओ, लेकिन जल्दी वापस आना। शेरू वहां से चला गया और उसके ठीक बाद तेंदुआ भी वहां से निकल गया। ऐसे ही कुछ समय बीत गया। काफी समय बाद जब शेरू वापस नहीं लौटा, तब बाघीरा और शेरनी को उसकी चिंता होने लगी। तब तेंदुआ दौड़ते दौड़ते वहां पर आया। महाराज, शेर सिंह ने आपके बेटे शेरू को शिकार कर लिया। मैंने अपनी आंखों से देखा। आप दोनों जल्दी मेरे साथ चलिए। ऐसा कैसे हो सकता है? शेर सिंह ऐसा नहीं कर सकता। वो मेरा दोस्त है। आप चाहे तो मेरे साथ चलकर देख सकते हैं। मैं आपको झूठ क्यों बताऊं? ठीक है चलो, अगर तुम्हारा बात झूठ निकला तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तेंदुआ उन दोनों को एक जगह पर ले गया जहां जमीन पर खूब सारा खून पड़ा था और कुछ मांस के टुकड़े भी पड़े थे। ये खून और मांस हमारी शेरू का ही है। अच्छी तरह से देखिए महाराज। ये कहकर तेंदुआ रोने लगा। बाघीरा और शेरनी का भी आंखों में आंसू आ गए। अब मैं उस शेर सिंह को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उससे जाकर बता दो कि आप मरने के लिए तैयार हो जाए। आज से सारी दोस्ती खत्म।
ये सुनकर तेंदुआ शेर सिंह के पास पहुंचा और बोला, महाराज, बाघीरा और उसकी पत्नी आपके ऊपर हमला करने वाले हैं। अगर आप हार मानकर ये जंगल उनके हवाले कर देंगे तो आप पर वो हमला नहीं करेंगे। अब जल्द ही सतर्क हो जाइए महाराज, नहीं तो। ये सुनकर शेर सिंह को गुस्सा आ गया और बोला, शेर सिंह किसी हमले से नहीं डरता, आने दो उनको, मैं भी तैयार हूँ। उधर बंदर पेड़ के डाल पर सो रहा था। इधर कुछ ही देर में बाघीरा और उसकी पत्नी शेरनी शेर सिंह के पास आ रहे थे। वहां पहुंचते ही दोनों ने शेर सिंह के ऊपर हमला कर दिया और उनके बीच लड़ाई होने लगी। उधर बंदर सपना देख रहा था। बेटा शेरू, तुम अकेले अकेले कहाँ घूम रहे हो? इस तरह अकेले घूमना ठीक नहीं है। तेंदुआ काका, मैं बस घूमने निकला था, अब मैं बड़ा हो गया हूँ। अरे मेरा बेटा, घूमने निकला है, लेकिन यहाँ तो घूमने का अच्छा जगह नहीं है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक अच्छी जगह की खबर दे सकता हूँ। तो आप ही बताइए कि घूमने का अच्छी जगह कहाँ मिल सकता है? ठीक है, मैं तुमको तालाब के किनारे ले चलता हूँ। वहाँ तुमको अच्छा जगह मिल जाएगा। तुम मेरे साथ चलो। फिर वो दोनों तालाब की ओर चलने लगे। तेंदुआ शेरू के पीछे पीछे जा रहा था। सामने एक बड़ा सा गड्ढा था। शेरू उसमें गिरने ही वाला था, लेकिन संभल गया। तब तेंदुए ने उसको पीछे से टक्कर मारकर गड्ढे में गिरा दिया। अब होगी बाघीरा और शेर सिंह के बीच लड़ाई। बहुत मजा आएगा। इतना सपना देखने के बाद अचानक बंदर की आंख खुल गई और उसने देखा शेर सिंह और बाघीरा के बीच भयानक लड़ाई चल रहा है। तब बंदर पेड़ से उतरकर लड़ाई के स्थान पर गया और कहा, रुक जाओ बाघीरा, तुम्हारा बेटा शेरू जिंदा है, अभी रुक जाओ। ये सुनकर दोनों रुक गए। तब बाघीरा ने उसे कहा, ये क्या कह रहे हो तुम? क्या तुम सच कह रहे हो? कहाँ है मेरा बेटा? हाँ, मैंने अभी अभी सपने में देखा है। मेरा सपना कभी भी झूठ नहीं होता। तेंदुए ने तुम्हारे बीच लड़ाई करने के लिए शेरू को एक गड्ढे में गिरा दिया और तुमको किसी और जानवर की लाश दिखाकर ये बोल दिया कि शेर सिंह ने शेरू का शिकार की है। ये सुनकर तेंदुआ बहुत डर गया। बाघीरा ने उसकी तरफ गुस्से भरी आंखों से देखा और बंदर से कहा, बंदर भाई, अगर तुम उस गड्ढे के बारे में जानते हो तो अभी वहाँ पर मुझे ले चलो। उसके बाद ही पता चलेगा कि सच क्या है। ठीक है, चलो, मैं तुम्हें उस जगह पर ले चलता हूँ। उसके बाद वो सभी उस गड्ढे की तरफ चलना शुरू किया। बंदर आगे आगे चल रहा था और बाकी सब पीछे पीछे। तेंदुआ भी उसके साथ जा रहा था और जैसे जैसे गड्ढा करीब आ रहा था, तेंदुए की हालत खराब हुई जा रहा था, लेकिन वो अब वहां से भाग भी नहीं जा सकता था। फिर गड्ढे के पास पहुंचकर सबने गड्ढे के अंदर शेरू को देखा। बाघीरा बहुत खुश हो गया और उसने गड्ढे के अंदर कूद गया। चलो बेटा, अब तुम मेरी पीठ पर चढ़कर ऊपर उठने की कोशिश करो। तब शेरू ने छलांग लगाकर बाघीरा के पीठ पर चढ़कर ऊपर उठ गया। उसके बाद बाघीरा भी ऊपर आया। सभी जानवर बहुत खुश हो गया। सभी जानवर अब तेंदुए को बहुत गुस्से में देख रहे थे। फिर बाघीरा ने तेंदुए के ऊपर झपट पड़े और उसे लहूलुहान कर दिए। फिर बाघीरा शेर सिंह के सामने आया और कहा, माफ करना शेर सिंह,
मैंने बिना सोचे समझे तुम पर हमला कर दिया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे माफ कर दो। तुम्हारी कोई गलती नहीं है बघीरा। अगर मैं भी तुम्हारी जगह होता तो मैं भी ऐसा करता। सारी गलती इस चापलूस की थी। मुझे माफ कर दीजिए महाराज, मैं फिर कभी ऐसा काम नहीं करूँगा। मुझे अपनी गलती सुधारने का एक मौका दीजिए। माफ कर दो? तुझे क्या लगता है ऐसा घिनौना काम करने के बाद मैं तुझे माफ कर दूंगा? तू हमेशा के लिए इस जंगल को छोड़कर चला जा, नहीं तो मैं तुझे मार दूंगा। फिर तेंदुआ उस जंगल को छोड़कर चला गया। उसके बाद वो तीनों वहां से अपने जंगल वापस चले आए। शेर सिंह ने बंदर का शुक्रिया अदा किया क्योंकि उसी की वजह से इतनी बड़ी मुसीबत टल गई। बंदर को अभी भी सपने आते हैं और वो अपने सपनों के जरिए इसी तरह जानवरों की मदद किया करता है।